गुड मॉर्निंग डियर स्त्री। तो कैसे हो आप? क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? सब कुछ ठीक है ना? और ठीक नहीं भी है तो क्या हुआ? हम ठीक करेंगे ना? हम में हिम्मत है ना? हम में हिम्मत है दुनिया से लड़ने की। हम में हिम्मत है आगे बढ़ने की। हम सब कुछ करते हुए भी आगे बढ़ेंगे। किसी को भी अपनी राह का कांटा नहीं बनने देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और ये मेरे दिल की कुछ बातें थीं जो मैंने शब्दों में बयां करी हैं। फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? और फ्रेंड्स, मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन 2 दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कल कोई व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और भगवान करे कि आप हमेशा खुश रहें, आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे। तो डियर स्त्री, आपको काम, घर, बच्चा सब कुछ मैनेज करने के बाद पढ़ाई भी मैनेज करनी है, और इस बीच में आप अपनी हेल्थ मत गिरा देना, क्योंकि अगर आपने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो ना आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, ना आप अच्छे से बच्चे को संभाल पाओगे, और ना ही आप अपने घर को मैनेज कर पाओगे। और फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हम एक माँ है, और माँ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? उसका बच्चा। फ्रेंड्स, मैं अपने अकॉर्डिंग बोलती हूँ, मेरे लिए मेरा करियर बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मेरा बच्चा है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह से वो सफ़र करे, और हर माँ यही चाहती होगी कि वो लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स झेल ले, कितनी भी परेशानियों को झेले, लेकिन वो अपने बच्चे पे कभी भी आँच ना आने दे। और फ्रेंड्स, क्या हुआ? आपको पता है, माँ माँ शब्द से ही हमें खुद से फील होता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हमें रात भर जागना पड़े, चाहे दिन भर हम थके हुए हों, फिर भी एक माँ अपने बच्चे के लिए कभी नहीं थकती। फ्रेंड्स, ये आज मेरा मन था अपनी बातें आपसे शेयर करने का, इसलिए मैं ये बातें शेयर कर रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, कभी कभी मेरा बहुत मन होता है, आपको पता है कि हाउसवाइफ हैं हम, और अब हमें अपने करियर के बारे में भी सोचना है, तो हमारा पूरा दिन घर, काम, बच्चा और पढ़ाई, हमें किसी से बात करने का भी टाइम नहीं होता, हमें किसी से मिलने का भी टाइम नहीं होता। तो कभी कभी हम बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं, और जब हम एक एक ही लाइफ को बार बार उसी तरीके से जिए जा रहे हो तो हमारी लाइफ एकदम बोरिंग हो जाती है। हम सोचने लगते हैं कि यार हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। और फ्रेंड्स, मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मैं उठती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ काम करने, और फिर अपने बच्चे को देखती हूँ, बच्चे को स्कूल भेजती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ पढ़ाई करने। उसके बाद जैसे ही मेरा पढ़ाई का स्लॉट ख़त्म होता है, मैं दोबारा से किचन में काम करने चली जाती हूँ, और मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी मन होता है कभी कि मैं किसी से अपने दिल की बातें शेयर करूँ। हालाँकि ये बात नहीं है कि मेरे पास बातें शेयर करने के लिए कोई नहीं है, मैं अपनी माँ से शेयर कर सकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से शेयर कर सकती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी होता है ना कि हम उनसे शेयर करना भी नहीं चाहते, तो मेरे साथ यही हो रहा है। लेकिन आप भी मेरी फैमिली जैसे हो, और मैं आपसे जब भी बातें करती हूँ तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होगे। और मुझे पता है हर हाउसवाइफ की लाइफ ऐसी ही होती है, और ख़ास करके जब जब हम अपने करियर को लेके ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो हमारी लाइफ उस टाइम ऐसी होती है, हमें लगता है कि ये क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। लेकिन डोंट वरी फ्रेंड्स, जब आप एक अच्छी जगह स्टैंड ले लोगे 1 साल के अंदर अंदर, तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा कि हाँ, मैंने उस टाइम मेहनत करी, उस टाइम मैंने अपनी नींद को त्यागा, मैंने उस टाइम बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करे, मैं लोगों से नहीं मिली, मैंने लोगों से बातें नहीं करी, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, आज मेरे पास इतना टाइम है कि मैं लोगों से बातें कर सकती हूँ, और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि जब भी मैं किसी से मिलूँगी तो बहुत ही अच्छे से मिलूँगी, और जब सामने वाला मेरे से बात करेगा तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, और वो खुद समझ पाएगा कि हाँ,
इसमें कुछ तो दम था जो इसने सब कुछ मैनेज करने के बाद आज ये इस मुकाम पे पहुंच पाई है। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हुआ कीजिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ। जब हमने ठाना है कि हमें करना है तो हमें करना ही है। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि मैंने 21 दिनों का स्टडी चैलेंज लिया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या आप मेरे से जानना चाहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करती हूँ या मैं कैसे और कहाँ से क्या सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हूँ, आने वाली किस वैकेंसी की मैं तैयारी करूँगी, तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ मेरे से कनेक्ट होइए। आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए करिए। और फ्रेंड्स, आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मेरे से जितना होगा मैं आपकी उतनी हेल्प करूँगी। तो फ्रेंड्स, पहला स्लॉट कंप्लीट करने के बाद और फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने चली गई थी किचन में। और ब्रेकफ़ास्ट बनाने के बाद मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेज दिया था और जो बाकी सारे घर के काम निपटाए थे वो मैं निपटा के फिर से दोबारा पढ़ने के लिए आ गई थी। तो फ्रेंड्स, आज सुबह में मैंने ना वो कैब करी थी और आपको तो पता ही है कि मैं जयदीप सर की जो सीरीज़ है 60 सीरीज़ है उनकी वो कैब की मैं उसी को तैयार कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अभी ना मुझे वो कैब बहुत अच्छे से याद नहीं हो पा रही, तो मैं ना नई वो कैब जब तक याद नहीं कर रही जब तक वो मुझे पीछे का याद नहीं हो रहा। और फ्रेंड्स, वो कैब का तो ऐसा है फ्रेंड्स, हम जितना भी इंग्लिश में पढ़ते हैं वो सारी मीनिंग होती हैं और हम ये नहीं कह सकते कि हमारा वो कैब पूरी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वो कैब का कुछ नहीं पता कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इजी वो कैब आ जाती है हमारे एग्ज़ाम में या कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड भी पूछ लेता है। हाँ, ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो फिर भी हम जो तैयार करेंगे उसमें से चांस रहता है कि हाँ ये पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मीनिंग में ऐसा कुछ नहीं रहता। ज़रूरी नहीं है कि जो मीनिंग आपको प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछी गई हो वही मीनिंग आपको दोबारा से पूछी जाए। तो फ्रेंड्स, हम जितने भी वर्ड पढ़ते हैं इंग्लिश में वो सारे मीनिंग ही होते हैं, तो हम कितने भी मीनिंग कर लेंगे उतने ही कम है। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी हमें करना है तो हम जितनी हो सकेंगी मैं उतनी मीनिंग करूँगी। लेकिन फ्रेंड्स, आप ज़्यादा प्रेशर मत लेना कि अगर ये नहीं आई, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम तैयार करके जाएँ वो आएँ। मीनिंग में थोड़ा हम बोल सकते हैं कि लक के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो शायद हमें वही मीनिंग आए जो हमने तैयार करी है। और अगर हमारा लक अच्छा नहीं हुआ तो हम चाहे 1000 मीनिंग क्यों ना याद कर लें, वो स्पेलिंग हमें आनी ही नहीं वाली। तो फ्रेंड्स, आप वो कैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अच्छे से करिए, इडियम फ्रेजेस को अच्छे से करिए और मीनिंग को भी करिए। लेकिन आप ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए कि क्योंकि मीनिंग बहुत सारी हैं और वो हमसे 1-2 मीनिंग पूछेगा तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वो यही मीनिंग पूछेगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जब मैं सेकंड स्लॉट में अब मैं अपनी लिटरेरी टर्म्स को कंप्लीट करने आ गई थी। फ्रेंड्स, जो मेरी अब 20 या 30 लिटरेरी टर्म्स बची हैं, आप मुझे बताना, अगर आप बोलोगे तो जो मैंने पहले वाली 100 लिटरेरी टर्म करी हैं मैं उनको भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ और आप प्लीज़ मुझे बताना। तो फ्रेंड्स, अब मैं लिटरेरी टर्म पढ़ने आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 11 से ऑटोबायोग्राफी, ए नॉन फिक्शन बुक और अदर रिटन अकाउंट ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय द पर्सन देमसेल्व्स। यानी फ्रेंड्स, किसी राइटर के द्वारा उसकी खुद की लाइफ पे बेस्ड कोई वर्क, उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये फ्रेंड्स किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। फिर दूसरी है फ्रेंड्स बैरोक्यू। बैरोक्यू का मतलब होता है फ्रेंड्स सजावट, यानी किसी चीज़ को सजाना। इट इज़ ए टर्म अप्लाई टू एन एलेबोरेटली फॉर्मल एंड magniloquent style in verse or prose. It heavily use literary techniques such as metaphor, symbol and hyperbole. जैसे सजावट में हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, इसी तरीके से ये एक लिटरेरी टर्म है जिसको हम जब कोई प्रोज लिखते हैं या वर्स लिखते हैं तो हम उसमें बहुत ही ज़्यादा लिटरेरी टेक्निक का यूज़ करें, मेटाफर्स का, सिंबल का, हाइपरबोली का, मतलब ज़्यादा यूज़ करना लिटरेरी टेक्निक का, वहाँ पे बैरोक्यू होता है। फिर है फ्रेंड्स बीट राइटर। फिर है फ्रेंड्स बीट राइटर्स। ये लिटरेरी टर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन राइटर लेट 1950 केम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। ये एक अमेरिकन राइटर का ग्रुप है जो लेट 1950 से आते हैं और जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर है फ्रेंड्स बिल्डिंग श्रोमन। तो बिल्डिंग श्रोमन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है और कई बार ये प्रीवियस एग्जाम में RSSB या KVS में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसको हम डेवलपमेंटरी नॉवल भी बोल सकते हैं या हम इसको नॉवल ऑफ एजुकेशन भी बोल सकते हैं। और इसका फ्रेंड्स एक ही नाम है, मैं इसको ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर सकती,
तो आप इसको एक बार देख लीजिए। इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ आर्टिस्ट और प्रोटैगनिस्ट कैन बी सी। जब कोई वर्क लिखा जाता है तो उसमें हमें दिखाया जाता है ना कि प्रोटैगनिस्ट का एकदम से डेवलपमेंट होता है, तो वही बिल्डंगस्ट्रोमन कहलाता है। फिर है फ्रेंड्स ब्लैक माउंटेन पोइट, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है। ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव पोइट इन 1940 एंड 1950 दे वर एसोसिएट विद द एक्सपेरिमेंटल ब्लैक माउंटेन कॉलेज इन नॉर्थ कैरोलिना प्रमोटेड ए नॉन ट्रेडिशनल पोइट। ये भी एक ग्रुप है प्रोग्रेसिव पोइट का 1940 और 1950 के। फिर है फ्रेंड्स ब्लूम्सबरी ग्रुप अ ग्रुप ऑफ राइटर आर्टिस्ट फिलोसोफर लिविंग विद ब्लूम्सबरी ए रेसिडेंटल डिस्ट्रिक्ट इन द सेंट्रल लंदन इन द अर्ली 20th सेंचुरी। फिर है फ्रेंड्स बॉर्डराइज, इसको जो ये टर्म जो जिसने कॉइन करी थी वो है थॉमस बॉडलर। तो व्हेन राइट और यू रिमूव सर्टेन पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक इट सिंपल और लेस ऑफेंसिव। फ्रेंड्स जब कोई ऑथर या पोइट किसी वर्क को लिखता है और लिखने के बाद वो उसको एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद कोई ऐसी बात उन्होंने कही हो जो उनके रीडर्स को हर्ट कर सकती है या जो अननेसेसरी हो, तो वो उसको वहाँ से हटा देते हैं। तो जब वो उस चीज़ को हटाते हैं तो उसको बॉर्डराइज कहते हैं। फिर है फ्रेंड्स डाडाइज़म, ये जो लिटरेरी टर्म है ये जब यूज़ की गई थी 1915 से लेकर 1920 के बीच, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। तो ए मूवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर बेस्ड ऑन डेलिब्रेट इरेशनली एंड नेगेशन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिस्ट वैल्यू। तो फ्रेंड्स कुछ राइटर थे उस टाइम जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो जो राइटर थे जो भाग के जाके स्विट्जरलैंड में छुप गए थे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सेफ जगह थी। और उस टाइम ना उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कही जो बिल्कुल यूनिवर्स से अलग थी, बिल्कुल सेंसलेस बातें थी। उन्होंने बोला कि आप रैंडमली कई जब आप कोई वर्क लिखो तो आप उनको डेली लिखो और बहुत सारी पर्चियाँ बना के और उनको एक बैग में डालो और रैंडमली किसी पर्ची को उठाओ और जो पर्ची आप निकालोगे उनको मिला के एक वर्क्स बना दो। यानी बिल्कुल सेंसलेस बातें की गई थी डाडाइज्म में। फिर है डार्क रोमांटिसिज्म, ये एक सब जेनर था रोमांटिसिज्म का और ये मिड-19 में आया था। It was concentrate on presenting darker side of nature well as human life. Nature can be disaster and painful. जो रोमांटिसिज्म था उसमें आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउदी, ये जो राइटर थे इन्होंने रोमांटिसिज्म में नेचर के प्रति हमारा लव दिखाया था कि उनका जो नेचर को कितना प्यार करते हैं, नेचर हमारे लिए कितनी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जो डार्क रोमांटिसिज्म है इसमें नेचर का डार्क साइड भी दिखाया था कि जब नेचर हम ज़्यादा नेचर को परेशान कर देते हैं तो वो हमारे लिए डिजास्टर भी बन सकती है। जैसे कभी कभी बाढ़ आ जाती है तो वो हमारे लिए डिजास्टर भी। तो इन्होंने रोमांटिसिज्म का डार्क साइड दिखाया था। फिर है डीइज्म का मतलब होता है फ्रेंड ईश्वरवाद। तो नॉट टू specific religion to a particular person active on the nature of God perspective on the nature of God hold the belief that a single created does exist। डीइज्म का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कोई बंदा भगवान में तो भरोसा करता है, वो मानता है कि पूरी दुनिया भगवान की बनाई हुई है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक रीजन में भरोसा नहीं करता। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को नहीं मानता, वो मानता है कि ये दुनिया एक भगवान के द्वारा बनाई हुई है। फिर है फ्रेंड्स ड्यूएक्स एक्स मैकिना, ए लैटिन टर्म मीनिंग गॉड आउट ऑफ मशीन। ए गॉड वाज ऑफन लोअर्ड ऑन स्टेज बाय अ मैकेनिज्म ऑफ सम काइंड टू रेस्क्यू द हीरो और अनटेंगल द प्लॉट। जब फ्रेंड्स किसी स्टेज पर प्ले परफॉर्म होता है और कभी कभी दिखाया जाता है कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसको बचने का कोई रास्ता नहीं होता और वो चारों तरफ से बिल्कुल घिर चुका होता है, तो ऊपर से एक मशीन के थ्रू एक कैरेक्टर को भेजा जाता है जो भगवान के कैरेक्टर में होता है और वो आके प्रोटैगनिस्ट को बचा लेता है। तो ये ड्यूएक्स एक्स मैकिना बोलते हैं इसको। फिर है फ्रेंड्स डिनोटेशन और फ्रेंड्स एक होता है कैनोनेशन। ये उसी डिनोटेशन और कैनोनेशन में आपको मैं फ़र्क बताती हूँ। डिनोटेशन तो लिटरेरी डेफिनेशन ऑफ ए वर्ड टू गिव एन एग्जाम्पल द डिनोटेशन फॉर ब्लू ही हैज़ ब्लू कार। डिनोटेशन में एक ही वर्ड में पूरे सेंटेंस की डेफिनेशन बता दी जाती है, यानी एक शब्द का मीनिंग सिर्फ एक होता है। और जो कैनोनेशन होता है उसमें एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे ये है कि ही हैज़ ब्लू कार, उसके पास ब्लू कार है, तो हमें पता चला कि हाँ उसके पास एक ब्लू कार है। और कैनोनेशन का एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे हम बोलते हैं कि ही इज़ अ चीप मैन, तो चीप का मतलब यहाँ पे दो तरीके से, चीप का मतलब सस्ता भी होता है और चीप का मतलब एक घटिया आदमी भी होता है। तो चीप के यहाँ पे दो मीनिंग निकल रहे हैं, तो वहाँ पे होता है कैनोनेशन और डिनोटेशन, यानी किसी चीज़ का एक शब्द एक ही मतलब और एक ही बार में वो उसकी पूरी डेफिनेशन दे देता है। तो फ्रेंड्स आज मैंने शायद आपको 22 मैंने करी है और आज मैं इनको रिवाइज़ करूँगी और बाकी पीछे की रिवाइज़ करूँगी। फ्रेंड्स तो लिटरेरी टर्म कंप्लीट करने के बाद मैं घर के काम निपटाने चली गई थी। फिर मेरी बेटी भी स्कूल से आई थी और मैंने कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड करा था और फिर मैं 4 बजे फिर से बैठ गई थी पढ़ने। और फ्रेंड्स अब मैं एक टॉपिक कंप्लीट कर रही थी NEP 2020। फ्रेंड्स KVS हो या DSSB हो या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, NEP 2020 का जो टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स वैसे मैं इसको ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं इसके अच्छे से नोट्स नहीं बना पाई थी, तो मैं अब इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि इन फ्यूचर मुझे कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे दोबारा सिर्फ इसको देखना पड़े और बाकी चीज़ें मुझे याद हो जाएं। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि मैं अपने NEP 2020 के नोट्स आपसे शेयर करूं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स NEP 2020 के बाद मैं NCF भी करने वाली हूं और CCE भी करूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पेडागोजी में ये वाले हमसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और NEP
कब लागू हुई है, एनईपी कितनी बार आ चुकी है और एनईपी के क्या क्या विज़न है और एनईपी हमसे टीचरों से क्या क्या चाहता है, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी वो मैंने सारे अपने नोट्स में कवर किए। अगर आप चाहते हो तो मैं आपसे पक्का शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स फिर पढ़ने के बाद मैं बाकी चली गई थी घर के काम करने, जैसा होता ही है। और आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।